माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी का स्वागत करती हूँ। दीपक सर, आलोक सर, सुंदरम सर, तीनों सर का स्वागत है सर। आई रिक्वेस्ट यू सर टू टेक ओवर द। साथियों, आप सभी का यहाँ आने के लिए आज 12 बजे बहुत धन्यवाद और स्वागत है। बैसाखी और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पे आप सभी को शुभकामनाएं। जो एनसीआर में ये एक लेबर का इशू चल रहा है उससे आप अवगत हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता से भी अवगत हैं कि प्रदेश को हर क्षेत्र में सर्वोपरि बनाना है। उनकी प्रतिबद्धता है कि अपने युवा साथियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, साथियों को रोजगार मिल सके, एक अच्छा माहौल हो, अपने यहाँ तरक्की हो, जीएसडीपी बढ़े, सभी उसमें भागीदारी करें। इस प्रतिबद्धता के साथ ये पूरे प्रदेश में कार्य हो रहा है। जब ये घटना हुई, उद्योग और लेबर डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनको रखा गया। मैं दीपक कुमार, IIDC इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, बगल में आलोक कुमार बैठे हैं, ये ACS इंडस्ट्री है, MSME भी देखते हैं। सुंदरम जी मेरे लेफ्ट में है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर हैं, और मार्कंडेय शाही जी हैं, लेबर कमिश्नर। DM मैडम से आप लोग अवगत हैं, मेधा जी। और कल हम लोगों ने जब वार्ता की तो तीनों CEO साहबान भी थे अथॉरिटीज के। अभी ईडा के CEO साहब हमारे साथ हैं। तो इस जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मैंडेट दिया कि जिसके लिए नोएडा जाना जाता है अपने उद्योग की उपस्थिति के लिए, और जिस सौहार्द से यहाँ पिछले विगत वर्षों में कार्य हुआ है और जो माहौल रहा है उसको आगे भी बढ़ाने का, और आपस में सामंजस्य करते हुए जो मिसकम्युनिकेशन है उसको दूर करते हुए और वो स्थिति बहाल की जाए। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला जो पूरे NCR में हुआ, पहले हरियाणा से शुरू हुआ, और उसके अंतर्गत ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम वेजेस 20,000 कर दिए हैं और उसको स्टेट गवर्नमेंट्स ने ओके कर दिया है, और ये जो नियोक्ता है, उद्यमी है, उसको आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं। वहाँ से शुरुआत हुई, हरियाणा में भी वहीं से शुरुआत हुई। जबकि वास्तविकता यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी उस प्रोसेस में है जो एक लेबर कोड होता है, वेज एक्ट होता है, उसके अंतर्गत वो सुनवाई करते हैं, नोटिफिकेशन जारी होती है, सुनवाई होती है, और उसके बाद जो मिनिमम वेजेस डिसाइड करने होते हैं वो डिसाइड होता है। तो वो अभी प्रक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जारी है। चूँकि ये कंकरेंट लिस्ट है, उसके कारण स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी अपनी कार्रवाई करती हैं और यूपी में भी वो कार्रवाई चल रही है। तो ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है, आप साथियों के माध्यम से ये हम लोग क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे भी और स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे भी, जैसे यूपी में, ये कार्रवाई अभी चल रही है। तो हम लोग जब कल यहाँ पे आए तो हम लोगों ने दोनों पक्षों से जो अपने कामगार श्रमिक बंधु हैं उनको भी बुलाया, इंडिविजुअली भी उनसे बात की और ग्रुप में भी बात की, और उसी तरह जो उद्यमी साथी हैं उनको भी हम लोगों ने बुलाया। काफ़ी कुछ कल आए, आज भी संपर्क कर रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। तो दोनों पक्षों से मुलाकात लगातार जारी है, और ये सैकड़ों की संख्या में हम लोग दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से और इंडिविजुअल से मिले। जो हमारे कामगार श्रमिक बंधु हैं उनका कहना है कि महंगाई बढ़ गई है और इसमें जो अभी वेतन उनको मिलता है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और साथ में उनका ये भी कहना था कि हम किसी तरह की हिंसा में हम न पक्षधर हैं न उसके हम पक्षकार हैं,
योजना हम लोगों ने उसमें की है। जो भी इस तरह के उपद्रव हुए हैं वो बाहरी तत्वों ने किया है, और इनफैक्ट उनका कहना है कि हमारी तो रोजी रोटी है, हमारी यूनिट माँ स्वरूपा है, हम अपने गांव से, प्रदेश से, दूर से आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, इतने वर्षों से रह रहे हैं, और हमें पता है कि यूनिट के उत्थान में, बढ़ोतरी में हम सभी का भला है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि यूनिट को कोई मतलब वहाँ पे कोई दिक्कत हो, किसी तरह का वहाँ की तोड़फोड़ हो या यूनिट बंद हो। ये बहुत क्लियर है। और उनका ये भी कहना है कि जो बाहरी तत्व हैं उनमें से कुछ तो आइडेंटिफाइड है, कुछ को हम लोगों ने बताया भी है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम भी कर रहा है। तो ये तो श्रमिक बंधुओं का पक्ष हुआ। जो उद्यमी है, नियोक्ता है, उनका कहना है कि ये टाइम्स हमारे लिए भी स्ट्रेसफुल है। जो गल्फ वॉर है उसके कारण रॉ मटेरियल्स के दाम उनके लिए भी बढ़े हैं, और जो उनके ऑर्डर्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट के हों या फर्दर सप्लाईज के हों, उनमें भी कहीं कहीं कटौती हुई है या टाइम से डिलेड है, और उनके लिए भी ये ट्राइंग टाइम्स है, स्ट्रेसफुल टाइम्स है। तो ऐसे में उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मार्जिन्स उनके ऑलरेडी थिन थे और इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो विपरीत रूप से प्रभावित होंगे तो फिर सभी प्रभावित होंगे, श्रमिक साथी भी प्रभावित होंगे। तो ये उनका पक्ष था। ये देखते हुए हम लोगों ने कोशिश की कि जो हमारे वेज रेट्स हैं उनमें सामंजस्य रखते हुए, दोनों पक्षों से बात करते हुए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के सीओ साहबानों से इनपुट लेते हुए, उनकी जो उनका कहना था जैसे अपने कामगार साथियों का कि रूम रेंट बढ़ गए हैं, बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक रेट कल रात में तय किया था, जो आपको भी दिया है, जो हम लोगों ने कोशिश की कि रात में दें। हालांकि रात हो गई थी तो बहुत साथियों को नहीं मिल पाया होगा, हम उसको बताना चाहेंगे। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि वैसे आज तक पूरे प्रदेश के लिए एक सभी अवगत हैं, और हमारे नियोक्ता साथी भी अवगत हैं, हमारे जो कामगार श्रमिक बंधु हैं वो भी अवगत हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होती है। जो दिल्ली में है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग गुड़गांव में है या फरीदाबाद में है उससे अलग है, नोएडा में है, गाजियाबाद में है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ की अलग है। जो बाकी हमारे प्रदेश में अन्य शहर हैं, शहरों का अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। तो एक अगर हम वेज रेट रखते हैं, मिनिमम वेज रेट, ये तो मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो नियोक्ता अपने इस तरह से अपने सामर्थ्य के अनुसार इससे ज़्यादा देते हैं, तो हम लोग मिनिमम एक फ्लोर रेट की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि उसमें हम डिफरेंशिएट करें, ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार शहरों का अलग हो, ग्रामीण क्षेत्र का अलग हो, एनसीआर रीजन का अलग हो, बाकी म्यूनिसिपल एरियाज का अलग हो। तो मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि जो 3 कैटेगरी के अकुशल, जो अनस्किल्ड है, अर्धकुशल, जो सेमी स्किल्ड है, और कुशल जो स्किल्ड है, तो अभी तक जो अकुशल श्रेणी थी उसमें 11,313 का मिनिमम वेज रेट था, जिसको हम लोगों ने, कमेटी ने रिकमेंड किया है कि 13,690 इसको किया जाए। ये मैं अकुशल की बात कर रहा हूँ, अनस्किल्ड की बात कर रहा हूँ। 13,690 ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए रेट था, ये जो हम लोगों ने रिकमेंड किया है। अन्य नगर निगम वाले जनपदों के लिए हम लोगों ने उससे थोड़ा कम किया है, और वो 13,006 रुपये, 13,006 रुपीज़ का किया है। और अन्य जनपदों के लिए जो नगर निगम के जनपद नहीं है उनके लिए हम लोगों ने 12,356 का रखा है, 12,356। उसी तरह जो सेमी स्किल्ड है, अर्धकुशल है, उनके लिए पहले जो मिनिमम वेज था वो 12,445 था, उसको हम लोगों ने जो रिकमेंड किया है वो 15,059 का है, 15,059 का। और अन्य नगर निगम वाले जो जनपद हैं उनके लिए 14,306 का रिकमेंडेशन है, 14,306। और अन्य जनपदों के लिए जो रेट है सेमी स्किल्ड कैटेगरी में
13,591, 13,591 ये रिकमेंडेशन है कमेटी की। जो कुशल हैं, जो स्किल्ड लेबर हैं, उनका पहले मिनिमम वेजेस 13,940 था, उसको कमेटी के रिकमेंडेशन 16,868 की है, 16,868 एक्सक्यूज मी, 16,868 जो रिकमेंडेशन अब है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए। जो अन्य नगर निगम वाले जनपद हैं उनके लिए 16,025 की है, 16,025, और जो अन्य जनपदों के लिए है वो 15,224 की है, 15,224। तो ये हम लोगों ने दिया है, इसको आपको व्हाट्सएप पे भी हम लोग भेज देंगे। तो ये रेट्स जो उच्च स्तरीय कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंस्टिट्यूट की है उसकी रिकमेंडेशन है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों पक्षों से हम लोगों ने बात की है, ये इंटरिम है, बाकी कार्रवाई जो है वो लेबर डिपार्टमेंट की चल रही है, हमारे साथी आपको आगे बताएंगे। मैं इंडस्ट्री से भी ACS आलोक कुमार जी हैं, वो भी आपको अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे, वो करेंगे। सुंदरम जी हैं, मार्कंडे शाही जी हैं, या निधा मैडम है से। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि न नियोक्ता न श्रमिक बंधु कोई किसी तरह की रुकावट नहीं चाहते। सब बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनिट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे काम चल रहा था उस तरह से काम चलना चाहिए, और आगे भी कार्रवाई होगी। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेट गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से अवगत है, निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि स्थिति सामान्य है, जो परिस्थितियां हैं वो सबके सामने हैं, वो चाहे गल्फ वॉर के कारण हो, महंगाई का हो, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन सभी के लिए है। सभी अगर हम लोग इस समय संयम से काम लेंगे तो स्थिति बदलेगी, जरूर बदलेगी, और उसमें हम और अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्रतिबद्धता है कि जो श्रमिक साथी हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी सोशल सिक्योरिटी, उनके लिए अच्छे से अच्छे वेलफेयर मेजर जो ऑलरेडी हैं उनको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट। हम लोगों से मिलना चाहें वो ग्रेटर नोएडा ऑफिस का एक नंबर मैं बता रहा हूँ, 2336-004 एंड 2336-005। इस पे संपर्क करके आके हम लोगों से मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और उसी तरह कंट्रोल रूम का नंबर है, अगर कोई और बात हो जो मेधा मैडम आपको बताएंगी, कंट्रोल रूम में अपनी कोई सूचना दे सकते हैं। अगर इस तरह की कोई अर्जेंसी की बात हो या कोई सजेशन हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, वो बता सकते हैं हम लोगों को भी या जिला प्रशासन को। तो मैं पुनः आप सभी को आज पावन पर्व की शुभकामनाएं, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो आप पूछिएगा, हम लोग जितनी हमारे पास जानकारी है कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें। MSM कि अगर कोई बात मुझसे छूटी रह गई हो या कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपके साथ बात हो गई। आप नंबर ये हम लोग जो समिति जिस पे संपर्क कर सकते हैं लोग 2336-004, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ही नंबर है, और 005 भी है, 2336-005। तो अगर आप ये नंबर बता देंगे तो जो लोग मिलना चाहते हैं, समिति के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई सजेशन रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो आई थिंक आपके क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत, एक मिनट आप पहले बता दें। जी हाँ, देखिए जो स्थिति है उनकी मांग के अनुसार और जो नियोक्ता की कैपेबिलिटी है, अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी समिति ने ये समझा है कि ये जो अभी हम सजेस्ट कर रहे हैं ये इंटरिम मेजर है। बाकी तो लेबर डिपार्टमेंट की एक प्रक्रिया होती है, उसमें वो सुझाव लेते हैं सभी लोगों का और करते हैं। और ये मैं फिर से आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये मिनिमम वेज रेट है। अगर कोई नियोक्ता, कोई यूनिट, कोई उद्यम सोचता है कि उससे ज़्यादा वो सक्षम है तो ऑब्वियसली वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनिमम पे ही देते हैं। मिनिमम तो इसलिए है कि इतना
कम से कम जरूर वो दें। सर आज भी प्रोटेस्ट चल रही है सर। हुआ इसमें कहाँ पर आप छूट मारते हैं? दूसरा ये कि धरना जब चलता है तो मांगे क्यों नहीं मानी जाती, उसके बाद ही विचार क्यों किया जाता है? ये देखिए, चूक तो इसे क्या कहा जाए, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन हुआ ये, और बगल के प्रदेश में हुआ, और वहाँ जो कुछ यूनिट्स में हुआ, फिर उनकी यहाँ यूनिट्स में वो ट्रांसफर हुआ, तो समझने में थोड़ा समय लगा। लेकिन अब तो स्थिति ठीक है और हमारा डिप्लॉयमेंट भी ठीक है। दोनों पक्षों से बात भी हो गई है। जो हम लोगों को, समिति को एक समझ में आया है, जो रेट होना चाहिए वो हम लोगों ने अनाउंस भी कर दिया है। उसका स्वागत भी हुआ है, श्रमिक साथियों ने भी उसका स्वागत किया है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा अब क्लोज है। सर जैसे आज भी प्रोटेस्ट चल रही है 4-5 जगह, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिए जो आपकी समिति की जो रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि हरियाणा में 35% उन्होंने बढ़ाया था वेज, तो वो वही डिमांड करके प्रोटेस्ट आगे इतनी ज़्यादा बढ़ी। देखिए ये तो, हाँ देखिए ये तो मांग तो अपनी जगह है उनकी, लेकिन आपको भी पता है कि हरियाणा में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और नोएडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग है, दोनों में अंतर है। और जैसा मैंने कहा कि ये हम लोगों की समिति ने दोनों पक्षों से बात करके ये रखा है, और बाकी उनकी कोई और बात होगी तो वो हमारे सामने रखेंगे, फिर जो आगे निर्णय होगा वो किया जाएगा। सर आपकी बात किसी ट्रेड यूनियन से हुई है क्या, या फिर रैंडम जो वर्कर्स हैं उनसे हुई है? जो हमने तो वर्कर से बात की है, हम लोगों ने खुला रखा है, कोई भी आए, हम लोगों ने जो भी आया उनसे बात किया। हम लोगों ने अपने तरफ से मैसेज किया था, खासकर उन यूनिट्स को मैसेज किया था जो ज़्यादा प्रभावित थी। वहाँ के लोग आए थे, वहाँ हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं था, मैसेज किया था। वहाँ से काफ़ी लोग आए थे, करीब 100 की संख्या में विभिन्न यूनिट से लोग आए थे। उनसे हम लोगों ने बात किया, और जैसा मैंने बताया कि इंडिविजुअल से भी बात किया और ग्रुप में भी बात किया। सर इसमें जो आपने सिफारिश की है, क्या उसको देखिए, हम लोगों ने तो ओपन रखा है, और जैसे मैंने आपको बताया अभी भी नंबर है, हम लोग यहीं पे हैं। इसमें जो आना चाहे वो आए, कोई हम लोगों ने किसी को विशेषाधिकार दे करके बुलाया नहीं है। हम लोगों ने पहले भी लोकल मीडिया के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ये भिजवाया, यूनिट्स में भिजवाया, उनके जो कामगार हैं उनके जो हमारे संपर्क थे उनके थ्रू भिजवाया, आज आपके माध्यम से भी भिजवा रहे हैं। जो भी आना चाहे, हम लोग दिन भर के लिए यहाँ हैं, वो आके अपनी बात कह सकते हैं। सर स्थानीय युवा बेरोजगार है, उसके लिए भी कोई पॉलिसी बनी है क्या इसमें? अब हमारी पॉलिसी कोई बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं करती। हम मतलब प्रदेश शासन का तो ये एफर्ट रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लाएं, अच्छी से अच्छी पॉलिसीज लाएं, उनका एग्जीक्यूशन ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्किलिंग हो सके, हम अपने युवाओं को तैयार कर पाएं। तो हमारा प्रयास तो उधर है। आपके कोई और सुझाव होंगे दीजिएगा, हम लोग जरूर करेंगे। आपकी जो आपकी समिति के जो श्रमिकों की, उनका ये कहना है कि उनको जब हायर किया जाता है तो एज अ हेल्पर हायर किया जाता है, वो मशीनों पर काम करते हैं, लेकिन जो उनको पेमेंट मिल रहा है वो अनस्किल्ड लेबर्स का मिल रहा है। तो कैसे मतलब उनको डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन लोग जो है उनको कितना पैसा मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? वो तो देखिए, हर जो ट्रेड है, हर जो उद्यम है, उसके अलग अलग होंगे, उसके मानक भी हैं कि कौन अनस्किल्ड है, कौन सेमी स्किल्ड है और कौन स्किल्ड है। अगर इस तरह की कोई इंडिविजुअल दिक्कत है तो फिर हमारे डिपार्टमेंट भी हैं, हमारे तक वो बात लाइए, हम उसको सॉर्ट आउट कराएंगे। उसको तो ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया है कि अनस्किल्ड कौन है, स्किल्ड कौन है, सेमी स्किल्ड कौन है, उस पर कार्रवाई होगी। सर कल से आप यहाँ पे, एक मिनट यार सर, कल से आप यहाँ पे हैं। हायरिंग नहीं करती है, वो ठेकेदारी प्रथा करा रखी है। उस बारे में क्या कहना है इस समिति का, कि डायरेक्ट कंपनी हायर क्यों नहीं करती उन लेबर्स को? और लेबर विभाग आपका बिल्कुल कुछ नहीं कहता इसमें। पूरा पैसा दे दिया, मगर ठेकेदार उनको द्वारा कम पैसा दे रहे हैं। हाँ, ऑन पेपर ज्यादा और ये सारे सिस्टम है, सिक्योरिटी गार्ड से लेके वहाँ लेडीजों का तक कहना है कि उनको प्रताड़ित किया जाता है कंपनियों के अंदर। देखिए, शोषण किया। वर्तमान में श्रमिकों को नियोजित करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि कंपनियां सीधे अपने पेरोल पे इंगेज करती हैं, और दूसरा तरीका यह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स रेगुलेशन एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स का पंजीयन होता है, और वो कॉन्ट्रैक्टर्स मैन पावर सप्लाई का कार्य करते हैं। उसमें जो सरकार के द्वारा समय समय पर मिनिमम वेजेस घोषित किए जाते हैं, स्किल
अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कैटेगरी में, तो ये मैंडेट होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स उनको मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया जा रहा है वो उनको देंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी से उसके एवज में सर्विस चार्ज लेते हैं। ये है कि आप अवगत हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत गवर्नमेंट ने ये किया है कि मिनिमम इंस्पेक्शंस किए जाएंगे, यानी किसी भी कंपनी के द्वारा यदि कहीं कोई लेबर लॉस का वायलेशन किया जा रहा है तो पहले जो व्यवस्था थी कि वो इंस्पेक्शंस लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स करते थे, ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। और उसमें ये व्यवस्था है कि जो वेब बेस्ड आधार पर जो रैंडम लिस्ट जनरेट होगी उसी लिस्ट के आधार पर इंस्पेक्शंस किए जा सकेंगे। दूसरा तरीका ये है कि यदि कहीं से कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो उन कंप्लेंट्स को सक्षम स्तर से मुख्यालय स्तर से, आप जानते हैं कि श्रम विभाग का मुख्यालय कानपुर में है, तो सक्षम स्तर से अनुमोदन ले करके उसका निरीक्षण किया जाता है। तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो इंस्पेक्टर राज की संकल्पना थी वो धीरे धीरे उसको फैसिलिटेटर के रूप में किया जा रहा है, जिसके कारण से इंस्पेक्शंस में कमी आई है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि भारत सरकार एक यूनिवर्सल फ्लोर वेज लागू करने की प्रक्रिया में है, और एक बार जब यूनिवर्सल फ्लोर वेज लागू हो जाएंगे तो उसके बाद कोई भी स्टेट, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी यूनिट उस फ्लोर वेज से कम वेजेस घोषित नहीं कर सकती है। दूसरा एक चीज़ और भी है, आप सभी अवगत हैं कि 21 नवंबर से हमारे यहाँ मिनिमम कोड ऑन वेजेस लागू कर दिया भारत सरकार ने, और उसके तहत सभी राज्य सरकारों को नियमावलियों को बनाने के लिए एक समय सीमा दी गई है। प्रदेश सरकार ने भी वेजेस के संबंध में रूल्स फ्रेम कर लिए हैं, और वो अभी पब्लिक डोमेन में ऑब्जेक्शंस और सजेशंस के लिए ओपन रखे गए हैं, और इसकी समय सीमा 23 अप्रैल को समाप्त हो रही है। तो 23 अप्रैल तक जितने भी ऑब्जेक्शंस या सजेशंस आएंगे उसको हम कंसीडर करके और कोर्ट की लाइट में उसको अंतिम रूप दे करके उसको प्रकाशित करेंगे। और रूल्स के तहत ये व्यवस्था है कि एक अलग से वेज कमेटी गठित होगी, एडवाइजरी कमेटी गठित होगी, और पहली बार उसमें कई पैरामीटर्स दिए गए हैं। यानी पहले पूरे प्रदेश के लिए एक वेजेस था, अब उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के अलावा जो सुपरवाइजरी लेवल के होते हैं, इसके अलावा कुछ जो टेक्निकल होते हैं उनके लिए वेजेस स्लाइटली डिफरेंट होंगे। इसके अलावा पहली बार ये भी भारत सरकार ने मैंडेट दिया है कि हम भौगोलिक सामीप्य के आधार पर कहाँ पर किस एरिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है उसको दृष्टिगत रखते हुए वहाँ के लिए अलग अलग वेजेस डिटर्मिन करेंगे। साथ ही साथ इसमें ये भी एक प्राविधान रखा गया है कि उनके आवास की, श्रमिकों के आवास के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके बच्चों के उनके चिकित्सा के लिए या अन्य कंटिजेंसी को भी ध्यान में रखते हुए वेजेस डिटर्मिन किए जाएंगे। तो लेट अस होप कि वंस दी हमारे जो रूल्स आ जाएंगे उसके बाद जो एडवाइजरी कमेटी आएगी तो निश्चित रूप से एक बड़ी पारदर्शी तरीके से और एक बेहतर वेजेस भी मिलेंगे। श्रमिकों के जो अधिकार हैं उसका उनका का सम्मान भी कराया जाएगा, और साथ ही साथ एक इंडस्ट्री प्रूवन एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी प्रदेश में बनेगा। अच्छा सर, अभी तक बात की हमने श्रमिकों की, यदि इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो स्पेशल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में ला रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? थैंक यू। ये मैं आलोक से अनुरोध करूंगा, एसीएस इंडस्ट्री एंड एमएसएमई की थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एफर्ट किया और उसके क्या परिणाम हैं उस पर आपको अवगत करें। देखिए, ये हम सब मानते हैं कि ये जो घटना हुई दुखद है, नहीं होनी चाहिए थी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम सभी का प्रयास है, प्रशासन भी लगा है, पुलिस भी लगी है, सरकार भी पूरी तरीके से लगी है कि इसको हम लोग वॉच करेंगे हम लोग इसके। और
कुछ जो हम लोग को जानकारी मिल रही है पुलिस के स्रोतों से, इंटेलिजेंस से भी, कि ये केवल श्रमिकों का ही नहीं है, उनके कुछ डिमांड्स जो जेन्युइन हैं उसमें कुछ बाहरी तत्व भी, शरारती तत्व भी इसमें भड़काने का और एक प्रदेश में जो एक अच्छा माहौल बना हुआ है औद्योगिकीकरण का, उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और शासन की प्रतिबद्धता है कि ऐसे लोगों से बहुत कड़ाई से निपटा जाए। अब मैं आपको कुछ थोड़े से आंकड़े देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि जो औद्योगिकीकरण के दिशा में जो सरकार ने काम किया है 23-24 का, अगर आप एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज हर साल भारत सरकार कराती है, एक साल में कितनी फैक्ट्रीज ऐड करते हैं, उस मामले में उत्तर प्रदेश सारे देश में अव्वल है। जो हमारी टोटल उत्पाद होती है उसकी वृद्धि दर में हम नंबर 1 है। 25% की वृद्धि हुई है 23-24 के उसमें। उसके अलावे जो नंबर ऑफ वर्कर्स एडेड एक साल में जो करते हैं वो उसमें हम नंबर 2 है पूरे देश में। और जो एक साल में पिछली बार 25-26 में 4500 फैक्ट्री रजिस्टर की थी। अगर हम उत्तर प्रदेश के ही बेंचमार्क से देखें तो 2010 से 2020 में जितनी फैक्ट्रीज हमने 10 साल में रजिस्टर की थी नई फैक्ट्रीज, वो हमने इस साल 1 साल में की है। तो जो एक गति आ रही है, मोमेंटम आ रहा है, और कुछ शरारती तत्व इसको वर्कर वर्सेस मैनेजमेंट या वर्कर वर्सेस सरकार बनाना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट संदेश है कि फैक्ट्रीज का रहना, फैक्ट्रीज का लगना होगा तभी हम लेबर को अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। ये जरूर है कि हम उनकी सुविधाओं को और कितना बेहतर कर सकें और कैसे बेहतर कर सकें। जैसा IIDC साहब ने कहा कि सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि उनकी जो अन्य जरूरतें हैं, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की, उनके बच्चों के एजुकेशन की, उनके जो अन्य जो सिक्योरिटी, उनके घायल हो जाने की दशा में या मृत्यु हो जाने की दशा में बीमा की, अथवा जो उनके पेंशन इत्यादि की, कई तरह के वेलफेयर मेजर्स अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हर मंडल में रेसिडेंशियल विद्यालय उन्होंने रखा है लेबरर्स के बच्चों के लिए। तो सरकार का प्रयास ये है कि सर्वांगीण, कुछ तो हम उद्योगों को कह रहे हैं कि कुछ आगे वो बढ़े, जितना अब तक दे रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा दें, और कुछ हद तक सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि ऐसे श्रम कल्याण की योजनाएं चलाई जाएं ताकि इनकी जो सोशल सिक्योरिटी का एक पूरा ताना बाना बुना जा सके। उस पर भी आगे आने वाले दिनों में कुछ काम होना है। और ये घटना जरूर दुखद है, लेकिन हमारा ये सुनिश्चित मत है कि इसमें कुछ जो बाहरी ताकतें, जो इस तरह के डिस्ट्रक्टिव ताकतें हैं, जो नहीं चाहते हैं कि यूपी औद्योगिक मैप पे इंडिया का बेस्ट स्टेट स्थापित हो, ऐसे लोगों के साथ भी कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से सर ने बताया कि श्रमिकों के साथ बातचीत हुई है और श्रमिकों ने ये कहा है कि हम जो तोड़फोड़ हो रही है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, तो कौन वो लोग हैं इस तरीके की घटना कर रहे हैं, क्या उनका एजेंडा है, और कितने लोगों को भी हिरासत में लिया गया, उनके द्वारा क्या जानकारी मिली है? इस पे तहकीकात अभी चल रही है, जानकारी भी आपको दी जाएगी, बट डेफिनेटली अलर्ट मोड पे सभी लोग हैं। सभी चीज़ों को IT सेल भी लगा हुआ है, तो पूर्ण रूप से उसमें जो है जो भी कार्रवाइयाँ हुई है वो आप तक त्वरित रूप से पहुँचाया जाएगा। मैडम, कुछ जो मैट है वो भी आंदोलन कर रही हैं, वो भी कह रही हैं कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, हमारे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उन पर भी कुछ ध्यान दिया गया? मैम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हाई पावर्ड कमेटी का कि श्रमिकों की जो सबसे बड़ी मांग थी वेतन बढ़ाने की, उसे मान लिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है सही डायरेक्शन में। और इसके साथ साथ कमेटी ने और भी निर्देश दिए हैं, जैसे कि जो भी ओवर टाइम काम कर रहे हैं उसके लिए डबल पेमेंट होगी, साथ में साप्ताहिक अवकाश सभी को दिया जाएगा, और साप्ताहिक अवकाश पे अगर काम कर रहे हैं उसमें भी डबल पेमेंट होगी। वेतन सभी का 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त दिया जाए, यह भी इंस्ट्रक्शन है। साथ में वेतन पर्ची भी सबको दी जाएगी। इसके साथ साथ सालाना बोनस नवंबर से पहले दिया जाएगा, और यौन उत्पीड़न समितियां हर जगह गठित होंगी जिसकी अध्यक्षताएं महिलाएं करेंगी। इसके साथ साथ शिकायत की पेटी भी हर जगह रखी जाएगी,
और शिकायतें इसके अलावा भी कोई भी शिकायतें हैं अगर उसके लिए भी कंट्रोल रूम नंबर जो जारी है वो भी मैं पुनः बताना चाहूँगी 0120297823 दूसरा नंबर है 0120297823 तीसरा नंबर है 012029788862 और आखिरी नंबर है 012029787702। इन सभी पर जो भी शिकायतें आएंगी इसको जिले स्तर से भी मॉनिटर किया जाएगा, मैं स्वयं इसका मॉनिटरिंग करूंगी। इसके साथ साथ जो एक बिंदु आप सभी ने कहा कि जितने हमारे श्रमिक हैं उनके रहने का, उनके जो रहन सहन है, पानी है, शौचालय है, हाउसिंग है, इन सब पर भी पूर्ण रूप से सहयोग में हम सभी श्रमिक भाइयों और बहनों के हैं। और एक बार पुनः सभी से अपील करेंगे, हम श्रमिकों से भी, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी, कि गौतम बुद्ध नगर का जो शांति व्यवस्था है वो सभी सौहार्द सभी लोग बनाए रखें। हम सभी को मिलकर ही प्रगति जिले में भी आ सकती है। और स्टेट के संबंध में इतने बड़े निर्णय जो हाई पावर्ड कमेटी ने लिए हैं, ये डेफिनेटली उत्तर प्रदेश को, पूरे स्टेट को एक प्रगति के तरफ बहुत तेजी से दौड़ के ले चलेगा। और उस प्रगति में साथ साथ सभी श्रमिक भी इक्वलेंट पार्टनर्स होंगे। तो इसके लिए पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और हाई पावर्ड कमेटी को हम सभी की तरफ से धन्यवाद। आखिरी 2 सवाल लेंगे हम। इंडस्ट्री का तो कहना है कि 3% सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 से 22% जो बढ़ाया, अब वो कह रही है इस तरह 17 से 18,000 MSME जो कंपनियां हैं वो बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। 6 डिमांड थी वो तो 40% हाइक की थी, और यही एक कशमकश है कि हमें श्रमिक को भी बचाना है, उद्योग को भी बचाना है। और कोई भी नेगोशिएशन तभी सफल माना जाता है जब कोई एक पक्ष थोड़ा दबे और दूसरा पक्ष भी थोड़ा दबे। तो हमारा इसमें प्रयास यही हुआ है, इसीलिए हमने कहा कि दोनों के हितों को सामंजस्य बना के एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया है। और ये जैसा कहा गया अंतरिम है, और अभी जब वेज बोर्ड गठित होगा तो, और बिकॉज अभी एक माहौल में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमें ये करना था कि जो जिस तरह की घटनाएं हुई, आगे इस तरह की घटनाएं और न बढ़े, इसको यहीं पे विराम दिया जाए। वर्कर अपना काम करें, इंडस्ट्री अपना काम करें, और फिर एक सौहार्दपूर्ण माहौल में फिर हम लोग बैठें और उसको चर्चा करें कि भाई क्या हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अलग अलग कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग नॉर्म्स फिक्स किए जाए, बट ये हमारा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है वो वेज बोर्ड का मुद्दा है, वेज बोर्ड इसके ऊपर तय करेगी, इसलिए इस पे हमारा कमेंट करना उचित नहीं है। वन लास्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल। जो कंपनी श्रम कानून का उल्लंघन करेगी उसके अलावा क्या कार्रवाई करेंगे, जो कर रही है क्या कार्रवाई करेंगे? मैंने इसके पहले भी स्पष्ट किया था कि यदि कंप्यूटर बेस्ड रैंडम इंस्पेक्शन सिस्टम से कोई लिस्ट जनरेट होती है तो उसमें उन कंपनियों का निरीक्षण करके हम श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हैं। दूसरा, यदि किसी क्षेत्र विशेष से या किसी फैक्ट्री विशेष के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करके हम उसका निरीक्षण कराते हैं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम श्रम कानूनों का ये कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करें। सर, कि कंपनी में 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं, ना उनका ईसीआई करता है, ना उनका पीएफ करता है। सर, कि कंपनी में 200-300 कर्मचारी काम कर रहे हैं, ना उनका ईपीएफ करता है, ना उनका ईएसआई करता है। सर, क्यों? जिस प्रकार अभी साही साहब ने बताए थे, इंस्पेक्शन का एक है, उसके बाद वहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करते हैं, एक प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ कहीं पर भी शिकायत मिलते हैं वहाँ पे जाके आप एक उच्च अधिकारी से अनुमति लेके वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो पीएफ और ईएसआई का कटौती नहीं होना, वो इनके किसी भी अधिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सो ईएसआई में 0.25% इनका कटौती होगा श्रमिकों का, और उसमें अधिष्ठान का मैनेजमेंट का माध्यम से 3.25% दिया जाएगा। इस प्रकार पीएफ में 12% श्रमिक 12% अपने देंगे, और
उसी खाते में ये भी देंगे 12% मैनेजमेंट के माध्यम से। सो नहीं दे रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। नोएडा का एक एग्जाम्पल भी है, हमने कार्रवाई किया है, उसके बाद उन्होंने कई सारा श्रमिकों का डाला भी है। सो इसलिए एक शिकायत मिलने पे हम लोग करते हैं, और कोई भी शिकायत आप लोगों के माध्यम से भी मिला फिर हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज आने के लिए है। आप इस मुद्दे पे सकारात्मक रूप से हमारी बात सभी के सामने पहुंचाएंगे और